Hello students, I am Dr. Anurag Srivastava from Bora Institute of Management Sciences और आज मैं आप लोगों के सामने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स के बारे में बात करूंगा। MBA फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है और इसमें पहली यूनिट के सेकेंड पार्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन is an important aspect of business statistics। अभी तक आप लोग measures of central tendency के बारे में पढ़ चुके हैं। measures of central tendency is one of the dimensions of business statistics, one of the important measures of business statistics, जिसके बेसिस पर हम frequency distributions के बारे में पता करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं। नाउ हाउएवर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैव देयर ओन लिमिटेशंस और इस लिमिटेशन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। सी एज यू ऑल आर स्टूडेंट्स, देयर वर से 4 or 5 friends were there, 5 students of statistics were there, and they had just started studying statistics पढ़ना शुरू किया था। और जैसे आप लोग अभी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में वो लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ चुके थे, मीन, मीडियन, मोड, ऑल दिस थिंग्स दे हैड स्टडीड ऑलरेडी। और एक दिन ये लोग घूमने निकले, बाहर घूमने निकले, चलते चलते एक पतली सी नहर थी, नहर के पास पहुँचे, नहर के पार जाना था। एंड देयर वाज नो ब्रिज ऑन दैट, उस नहर के ऊपर, उस कैनाल के ऊपर कोई ब्रिज नहीं था। तो उसके पार जाना था, सोच रहे थे पता नहीं कितनी गहरी है, कैसे जाएंगे, अंदर घुस करके जा सकते हैं। तो बगल में उसके एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था मीन डेप्थ 5 फीट, मीन डेप्थ 5 फीट। अब अभी तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ करके आ रहे थे, अभी मीन, मीडियन, मोड पढ़ करके आए थे, मीन समझ में आ गया था बहुत अच्छे से। तो उनका ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये तो पता चल गया, यहाँ पर मीन डेप्थ इसकी 5 फीट है। आपस में उन लोग को अपनी हाइट सबकी पता थी, जल्दी से कैलकुलेट किया कि हमारा मीन कितना है, 5.5 फीट निकल करके आया। और उनका ये तो बहुत आराम से हम लोग पार जा सकते हैं। पार जाने की कोशिश की, क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि मीन डेप्थ 5 फीट ज़रूर थी, मैक्सिमम डेप्थ क्या थी नहीं मालूम, मिनिमम डेप्थ क्या थी नहीं मालूम। उनकी मीन हाइट 5.5 फुट थी, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम उनका भी नहीं मालूम। तो कुछ बच भी सकते हैं, सारे भी डूब सकते हैं अगर मीन डेप्थ के साथ साथ मैक्सिमम डेप्थ उसकी कहीं 10 फीट रही हो उस नहर की, तो कुछ कह नहीं सकते। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो लिमिटेशन है, इसी को समझने के लिए और इसका मतलब इससे आगे कुछ हमें एनालिसिस चाहिए होगी, एंड फॉर दैट वी स्टडी डिस्पर्जन। So as you can see on this slide, measures of central tendency have their own limitations. Often, therefore, as in this example we have seen, they fail to reveal the entire story of a particular phenomenon. तो ये जो केस था नहर की डेप्थ का, उसके बारे में सारी बात केवल मीन से नहीं पता चल सकती, मीडियन, मोड भी मालूम होता तो भी नहीं पता चल सकती थी। There may actually be a dozen series with identical averages, but they may still be different from each other. और ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ नेसेसरी। डेटा को और ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है। एज एन एग्जांपल वी कैन सी हियर, तो ये सीरीज़ दिख रही है हमको। इस सीरीज़ में 3 अलग अलग सीरीज़, एक्चुअली 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। पहली सीरीज़ है जिसमें कि सारी फिगर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, ऑल आर इक्वल टू 40। दूसरी सीरीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन है, तो 36 से लेकर के 44 तक सारी वैल्यूज़ हैं। तीसरी सीरीज़ में और ज़्यादा वेरिएशन है, 1 से लेकर के 80 तक की वैल्यूज़ हैं। और अगर हम इनको थोड़ा सा, जो अभी तक की हम लोग की एनालिसिस हम लोगों ने सीखी है, समझी है अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, इफ़ वी टॉक अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी और मीन ऑफ दीज वैल्यूज़, तो पहली सीरीज़ का मीन टोटल 360 है, मीन 40 है। दूसरी सीरीज़ का टोटल 360, मीन इज़ 40, एंड सीरीज़ सी ऑल्सो, मीन इज़ 360 एंड टोटल इज़ 360 एंड मीन इज़ 40। और तीनों केसेस में मीन बराबर होने के बावजूद हमें साफ दिख रहा है कि तीनों में वेरिएशन है, सीरीज़ में वेरिएशन है। ये पता कैसे चलेगा? अगर हमें केवल मीन पता है तो हम ये वेरिएशन नहीं जान सकते हैं।
and obviously for that we need to study dispersion. So, it is evident from this example that a study of the extent of scatter, dispersion बोलें या scatter बोलें या variableness बोलें, variability बोलें किसी सीरीज़ की, around an average means any measure of central tendency, mean हो, median हो, mode हो या geometric mean या कोई भी average हो सकता है, around an average should also be made to throw more light on the composition of a series, and the name given to this scatter is dispersion, which we are currently going to study. So, we can define basic idea आप लोग को dispersion का तो मिल ही गया, उसको कैसे define कर सकते हैं. Dispersion और spread is the degree of the scatter or variation of the variable about any central value. तो कोई भी central value हो, mean हो, median हो, mode हो, कोई भी central value हो, उसके चारों तरफ जो डेटा है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है या उसके चारों तरफ वो डेटा कितना आसपास उसके है, ये पता चलता है डिस्पर्जन से. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आर यूज्ड टू इंडिकेट देयरफॉर हाउ टाइटली बंच्ड, जो हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा, तो 40 पहली जो सीरीज़ थी, सीरीज़ ए जो थी उसमें सारी वैल्यूज़ 40 थी, तो हाउ, और दूसरी सीरीज़ जो थी उसमें 36 से 40 तक था, और तीसरी में वेरिएशन ज़्यादा था. तो कितना टाइटली बंच्ड, हाउ टाइटली बंच्ड द सैम्पल वैल्यूज़ आर अराउंड द मीन और एनी अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है. तो अगर हम इन तीनों केसेस में मीन की वैल्यू तो 40 है, लेकिन इन तीनों केसेस में अगर एक सिंपल, सबसे जो सिंपल मेज़र डिस्पर्जन का होता है उसे रेंज बोलते हैं. रेंज यानी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का जो अंतर है वो रेंज हो गया. तो पहली सीरीज़ में जो रेंज है दैट इज़, वो सारी वैल्यूज़ बराबर ही हैं, तो 40 सबसे छोटी, 40 सबसे बड़ी, रेंज इज़ 0, कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएबिलिटी नहीं. सीरीज़ बी, सबसे छोटी वैल्यू 36, सबसे बड़ी वैल्यू 44, एंड देयरफॉर 44 माइनस 36 द वेरिएशन इज़ ऑफ 8. सो ये दूसरे में वेरिएशन दिख रहा है. और तीसरी जो सीरीज़ है, सीरीज़ सी, उसमें बड़ी वैल्यू सबसे जो है वो 80, सबसे छोटी वैल्यू 1, एंड देयरफॉर द डिफरेंस इज़ 80 माइनस 1 दैट इज़ 79. तो अगर हमें इसका मतलब है मीन के साथ साथ ये सिंपल सा मेज़र पता चल जाए डिस्पर्जन का भी, रेंज का, तो अब हम जान सकते हैं, हमें सीरीज़ के बारे में नहीं मालूम है लेकिन हमें तीनों सीरीज़ का मीन भी पता है और तीनों सीरीज़ का रेंज भी पता है. नाउ वी कैन से that these three series are different from each other. While the first series, series A, has no variation in it, the third series has quite a large variation in that. Series C में सबसे ज़्यादा variation है. So now एक और important aspect जो हम लोग को देखना है वो है कि हम actually measure करते क्यों हैं dispersion. बेसिक आइडिया तो जो भी कुछ अभी तक हम लोग का डिस्कशन था उससे भी आप लोग को समझ में आ सकता है. तो डिस्पर्जन क्यों मेज़र कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र किया है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है. तो सेंट्रल टेंडेंसी, वापस जाएं अगर कैनाल या नहर के एग्जाम्पल पे, सेंट्रल टेंडेंसी मीन डेप्थ 5 फीट, अगर साथ साथ ये पता चल जाए कि रेंज कितनी है, और या और भी आगे हम लोग देखेंगे मेज़र्स, लेकिन रेंज ही पता चल जाए तो हम अब जान सकते हैं कि इस 5 फीट की डेप्थ के ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं. अगर हमें मालूम है कि मीन डेप्थ 5 फीट है और रेंज से हाफ फीट है, तो फिर हम उस मीन के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं. लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो, साथ साथ उसी बोर्ड पे लिखा होता मीन डेप्थ तो 5 फीट है और रेंज 10 फीट है, तो अब इस मीन के ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है. बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम गहरी हो नहर और कहीं पे बिल्कुल ही एकदम डूब गए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है. तो to judge the reliability of the measures of central tendency, we need measures of dispersion. To make a comparative study of the variability of two series, ये भी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, पिछले एग्जाम्पल में, कि पहले में 0 रेंज थी, दूसरे में उससे ज़्यादा 8 रेंज थी और तीसरे में 79 थी, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं. टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वेरिएबिलिटी विद अ व्यू टू कंट्रोल इट. जब हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चल जाएगी, जब हमें वेरिएबिलिटी भी पता चल जाएगी, तो हम कुछ हद तक ये भी आगे कर सकते हैं. मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो उन वेरिएबल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम प्रेडिक्ट कर सकें, उन्हें प्रीएम्प्ट कर सकें, उन्हें समझ सकें, उन्हें एस्टिमेट कर सकें और उन्हें कंट्रोल कर सकें.
तो इसमें भी डिस्पर्जन हमें मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जिस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी अपने में आप में सफिशिएंट नहीं था, उसी तरह से डिस्पर्जन में भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। तो ये मतलब नहीं हुआ कि सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हमने डिस्पर्जन पढ़ लिया तो इसका मतलब डिस्पर्जन से सब चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। हमें उसके आगे भी कुछ एनालिसिस करनी पड़ सकती है, और अगर उसके आगे एनालिसिस करनी है तो ऐसा मेज़र होना चाहिए जिसके ऊपर आगे एनालिसिस हो सके। सो another object of measuring dispersion is to serve as a basis for further statistical analysis, और आगे computations भी हम लोग कर सकें measures descriptive statistics का। Then again to study dispersion we have to, ये एक बहुत important aspect है, समझना ज़रूरी है statistical measures के लिए। To study dispersion we have to average deviations of the values of various items from their average। तो डिस्पर्जन में हम पहले हमने एवरेज निकाल लिया, और ज़्यादातर केसेस में फिर हम क्या करते हैं, जो एवरेज से जो डिफरेंसेस हैं सारी वैल्यूज़ के, उनका फिर से एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है हमने एवरेज दो बार निकाला, एवरेज निकाला, डिफरेंसेस का दोबारा एवरेज निकाला। सो टू स्टडी डिस्पर्जन वी हैव टू एवरेज द डेविएशंस ऑफ, ये समझेंगे हम लोग कैसे करते हैं, टू एवरेज डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस आइटम्स फ्रॉम देयर एवरेज। हेंस these measures of dispersion are called the averages of the second order। First we take average and then we again take average, therefore there are averages of the second order, या दूसरा नाम होता है statistical measures of the second order। Then dispersion can be expressed either in terms of the original unit of a series, तो इसको हम बोलेंगे absolute dispersion, or an abstract figure like a ratio or a percentage, जिसको हम बोलते हैं relative measure, या उसको coefficient का नाम अक्सर हम देते हैं। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस AKTU में आते रहे हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है तो आप एब्सोल्यूट मेजर्स का यूज़ कभी नहीं करेंगे। वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए रिलेटिव डिस्पर्जन का यूज़ किया जाएगा, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज़ किया जाएगा। वी विल नेक्स्ट जो आगे हम लोग ये समझेंगे, देखेंगे ही कि एब्सोल्यूट मेजर्स कौन से हैं और रिलेटिव मेजर्स कौन से हैं। तो जहाँ पे भी कंपैरिजन करना है वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। तो रेंज सबसे आसान मेज़र डिस्पर्जन का है, अभी अभी हम लोगों ने कंप्यूट किया, जो उसको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत हमको ज़्यादा नहीं है। रेंज का सीधा सा मतलब है कि पूरी सीरीज़ आपको अगर आपके सामने है, सीरीज़ की सबसे छोटी वैल्यू आपको पता है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको पता है, उन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, रेंज मिल गया। आसान होने के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान भी होते हैं, तो कुछ मेरिट्स भी हैं रेंज के, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे थोड़ा सा बेटर मेज़र जो हो जाता है, जो कि है वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज में जैसा कि नाम है, आप लोग क्वार्टाइल्स पढ़ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो क्वार्टाइल्स, 3 क्वार्टाइल किसी भी सीरीज़ में होते हैं, Q3, Q2, Q1। सबसे बड़े क्वार्टाइल में से सबसे छोटे क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू गेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। और उसी तरह से जो दूसरा उससे रिलेटेड एक मेज़र है, उसका भी नाम से क्लियर हो रहा है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या उसको क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। तो आपने क्वार्टाइल्स के डिफरेंस निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यू गेट दी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस स्लाइड पे एक चीज़ बस आप ये ध्यान देंगे कि कई सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पे लिखे गए हैं, इसमें जो रेड से मेंशन्ड हैं वही हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इन फैक्ट इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, और क्वार्टाइल डेविएशन। देन एवरेज डेविएशन बोल सकते हैं या मीन डेविएशन बोल सकते हैं। तो ये उससे भी बेटर मेज़र होता है, इसे हम लोग देखेंगे कैसे बेटर है, क्या अच्छाई है इसमें। एंड द बेस्ट मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल्सो नोन एज द RMS डेविएशन और द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसमें ये 3 टर्म्स, RMS शॉर्ट में या रूट मीन स्क्वायर, आगे भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो RMS अक्सर जो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को बताया गया था, RMS आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेलवेज मेल सर्विस, और वो यहाँ पर लेकिन का या यूज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये रूट मीन स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होता है, विल सी अबाउट दैट ऑल्सो। तो रेंज सबसे आसान है, उससे थोड़ा मुश्किल थोड़ा बेहतर इंटर क्वार्टाइल रेंज, उससे थोड़ा मुश्किल थोड़ा बेहतर मीन डेविएशन,
सबसे ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन में, लेकिन सबसे अच्छा मेज़र स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही रिलेटेड मेज़र होता है वेरिएंस। अब देखना ये है, समझना ये है कि ये जितने मेज़र्स हैं ये एब्सोल्यूट मेज़र्स हैं, जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि एब्सोल्यूट मेज़र्स का इस्तेमाल हम कंपैरिजन के लिए नहीं कर सकते। हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए तो हम पता कर सकते हैं, किसी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे रेंज कितना है, या IQR कितना है, या मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, दूसरे का 9 है, तो कहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है? वी कैन नॉट टेल इट ऑन द बेसिस ऑफ एनी एब्सोल्यूट मेज़र, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो चाहे कोई हो। और उसके लिए इसका मतलब हमको चाहिए द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो ये रिलेटिव मेजर्स जो अब उनके सामने ही आ गए, एक्चुअली वो किस तरह से रिलेटेड हैं ये भी हम लोग समझ लें। रेंज जैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेंज से मिलता जुलता है, रेंज के ऊपर बेस्ड जो रिलेटिव मेज़र है वो है रेशियो ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ स्कैटर। ये थोड़ा सा बस मैं रेंज के बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे। ये समझ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स में कोएफिशिएंट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और जहाँ पर भी कंपैरिजन्स की बात होती है वहाँ पर हम कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब सीधा सीधा एक सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ रेशियो निकाल रहे हैं वहाँ उसको हम कोएफिशिएंट नाम दे देते हैं। तो रेशियो ऑफ रेंज है, रेशियो निकाला जा रहा है, और रेशियो क्योंकि निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट ख़त्म हो गई, डेटा की यूनिट ख़त्म हो गई, और अगर जब यूनिट ख़त्म हो गई तो इसका मतलब अब कंपेयर किया सकता है। तो एक सीरीज़ का रेशियो ऑफ रेंज दूसरे सीरीज़ के रेशियो ऑफ रेंज से कंपेयर किया सकता है। सो रेशियो ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ स्कैटर, बस ये ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि ये रेड से नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस एक्चुअली, बट वी शुड एटलीस्ट नो द नेम। इंटरक्वार्टाइल रेंज या से नहीं, लेकिन एक्चुअली क्वार्टाइल डेविएशन, हाँ, इंटरक्वार्टाइल रेंज से रिलेटेड जो हमारा मेज़र है वो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। मीन डेविएशन से रिलेटेड जो मेज़र है इट इज़ नोन एज मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जो मेज़र है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब भी हम डेटा अलग अलग डेटा को कंपेयर करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन शॉर्ट CV को सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, और इसीलिए ये हमारे सिलेबस में भी रखा गया है। एंड इट अनदर मेज़र इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। CV और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका काफ़ी सिमिलर है, एक चीज़ निकाल सकते हैं दूसरा भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग बस देख लेंगे, ऑल्दो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो ये हो गए सारे हमारे मेज़र्स। अब अगर इतने सारे मेज़र्स हैं, इसके ये तो बल्कि ये भी हमने कुछ ही आपको बताए हैं, देयर आर 1 or 2 मोर मेज़र्स ऑफ डिस्पर्जन ऑल्सो विच आई डिड नॉट कवर इन दैट प्रीवियस स्लाइड। लेकिन एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर इतने मेज़र्स हैं तो फिर इसमें से अच्छा, ये भी मैं बताता गया था हालांकि साथ में, कि रेंज थोड़ा सा आसान है, उतना अच्छा नहीं है, फिर ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है धीरे धीरे, और जो उसकी लिमिटेशन जो है वो कम होती जाती हैं, यूसेज भी उसका बढ़ता जाता है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा मेज़र अच्छा है, कौन सा उतना अच्छा नहीं है? तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मेज़र ऑफ डिस्पर्जन अच्छा है, कौन सा उतना अच्छा नहीं है, तो हम उन मेज़र्स को इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उनको एक तरह से इस कसौटी पे कसेंगे। जो भी चीज़ें, अगर जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसमें से किसी एक पर्टिकुलर मेज़र में प्रेजेंट हैं वो उतना अच्छा है, जितनी कम प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं ऑब्वियसली वो उतना ख़राब माना जाएगा, उतना लिमिटेड उसका यूसेज माना जाएगा, उसमें थोड़े से डिमेरिट्स माने जा सकते हैं। अब ये ध्यान रहे, कोई भी ऐसा हमारे पास मेज़र एक्चुअली नहीं जिसमें ये पाँचों तो किसी में नहीं है। तो एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑल्सो वी डिसाइड कि कौन सा मेज़र कहाँ पर अच्छा होगा, और सभी को हम यूज़ करते हैं कभी कहीं ना कहीं। रेंज का भी अपना यूज़ होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबका अपना अपना यूज़ है। सो हाउएवर, कमिंग बैक टू दीज प्रॉपर्टीज़, अ गुड मेज़र ऑफ डिस्पर्जन शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ये बहुत ज़रूरी है। रिजिडली डिफाइंड का थोड़ा सा इसको समझना, हालांकि सिंपल प्रॉपर्टी है, थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है। रिजिड डेफिनेशन क्या मतलब ये है सिंपल। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर ये पूछा जाए कि ये आर्ट है कि साइंस है, आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, इट इज़ बोथ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस।
साइंस में हमें एग्जैक्ट आंसर्स मिलते हैं, साइंस में यूनिवर्सल ट्रुथ्स होती हैं, लेकिन आर्ट्स में यूनिवर्सल ट्रुथ्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो एक ही क्वेश्चन के कई आंसर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ हद तक ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्तिहान में अलग अलग आंसर लिख करके और क्लेम कर लीजिएगा कि हमारा आंसर सही है, लेकिन कुछ हद तक ये रिजिडिटी उसमें नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स हों और दोनों मेथड से थोड़ा बहुत अलग आंसर आ जाए, तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही सही हो गए, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़, इसका मतलब है कि एक अच्छे मेज़र में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे मेज़र में 2 + 2 4 ही होना चाहिए, 2 + 2 5 नहीं हो सकता, 2 + 2 3 नहीं हो सकता है। तो अ गुड मेज़र ऑफ डिस्पर्जन शुड बी रिजिडली डिफाइंड। अभी हम लोग रेंज का क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी और क्लियर होगी। रेंज में ये प्रॉपर्टी मिसिंग है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज़। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर सीरीज़ में 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन होना चाहिए, अगर 100 वैल्यूज़ हैं तो 100 का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर भी रेंज में अभी आप लोगों ने देखा था, हमने जब डेटा का रेंज निकाली थी, सबसे बड़ी वैल्यू देखी, सबसे छोटी वैल्यू देखी, बीच की वैल्यूज़ को हमने देखा ही नहीं। तो दैट मीन्स रेंज डज नॉट पोजेस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई भी मेज़र, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेज़र हमारे काम का तब तक नहीं होगा जब तक उसको यूज़ करके हम और आगे एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि like measures of central tendency are not sufficient in themselves, measures of dispersion are not sufficient in themselves. So using measures of central tendency we can calculate measures of dispersion. Then if we need some more information, using measures of dispersion we will be calculating further statistical measures, skewness, kurtosis and all. तो अगर ऐसा कोई आपने मेज़र कैलकुलेट किया जिसका यूज़ आगे हम कर ही नहीं सकते, जिसके यूज़ इस्तेमाल को हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, आगे और कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, तो फिर वो हमारे लिए उतना काम का नहीं है, क्योंकि फिर हमें पीछे जा करके और कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड ईजी टू फॉलो। ये तो बात है ही, वैसे भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हम लोग हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा भी ज़रूरी है कि आसानी से भाई हो जाए काम जो, तो वो अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से कैलकुलेट हो जाए। स्टैटिस्टिक्स का यूज़, लेकिन क्यों ऐसा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा होता है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर जगह यूज़ होता है, सोशल साइंसेज में भी यूज़ होता है, और सोशल साइंसेज वाले मैथमेटिशियंस नहीं हैं। तो जो ऐसे टूल्स हों जो कि आसानी से समझ में आ जाएं, वो उनके काम के होंगे। शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ही सैम्पल्स के ऊपर किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सैंपल लिया तो कुछ कैलकुलेशन आ गया, दूसरा सैंपल लिया तो कुछ और सेल्फ कैलकुलेशन आ गया। डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी ज़रूरी है। तो इस बैकग्राउंड के बाद, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में इतना समझने के बाद, जो सबसे सिंपल और सबसे आसान मेज़र है उसको हम लोग समझते हैं, विच इज़ रेंज। और थोड़ा सा आइडिया लिया ही था, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इसको और फिर से समझ लेंगे, क्योंकि वो तो एक डिस्क्रीट सीरीज़ थी, वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की सीरीज़ थी। अब हम लोग थोड़ा सा एक ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस सीरीज़ वाला लेकर के देख लेंगे, इसको समझेंगे। तो रेंज इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द सीरीज़। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आर रिप्रेजेंटिंग रेंज is the difference between the upper class limit of the highest class, सबसे बड़े क्लास की अपर क्लास लिमिट, और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, सबसे छोटे क्लास की लोअर क्लास लिमिट। ये इसका डिफरेंस है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज शोइंग द सेल्स ऑफ 50 लार्जेस्ट कंपनीज फॉर अ रीसेंट ईयर, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, सेल्स मिलियंस में दी हुई है, 0 to 10 मिलियन, 10 to 20 मिलियन, 20 to 30 मिलियन, 30 to 40 मिलियन, 40 to 50 मिलियन, और हर कैटेगरी में कितनी कंपनीज़ हैं, तो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब एक्चुअली यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी से तो मतलब ही नहीं है। रेंज का जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, आर इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाइएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। तो हाइएस्ट क्लास यहाँ पर है 40 to 50, 40 to 50 इज़ दी हाइएस्ट क्लास। इसकी अपर लिमिट कितनी है,
50. देन लोएस्ट क्लास 0 to 10 और उसकी लोअर लिमिट कितनी है? द लोअर लिमिट इज 0. 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50. सिंपल. अब थोड़ा सा बस इसमें और देखना है, कभी कभी हम लोग एक और अल्टरनेट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मिड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस मिड वैल्यू ऑफ द लोएस्ट क्लास. तो मिड वैल्यू R can be defined as mid value of the highest class minus mid value of the lowest class. Mid value of the highest class here is 45 minus lowest class, it is 5. So, now we will say that range is equal to 40. यही मतलब था जब मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि रेंज इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड. दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए और दो अलग अलग आंसर्स हो गए. 50 भी है, 40 भी है, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है, दोनों ही सही हैं. लेकिन ये एक बड़ी लिमिटेशन रेंज की है. इंटरक्वार्टाइल रेंज भी समझ लें इसी के साथ. सिंपल सी चीज़ है, दोनों ही सिंपल हैं, दोनों ही के लिमिटेड यूसेज हैं, लेकिन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए. इंटरक्वार्टाइल रेंज, यही जो पहले हमने बताया था, क्योंकि रेंज इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, देयरफॉर IQR हैज़ टू बी यूज्ड. IQR हैज़ टू बी यूज्ड. तो IQR में हम क्या कर रहे हैं कि जो बीच का 50% डेटा है, पहले क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में 50% डेटा का वहाँ पर मौजूद है. तो उसको जब हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया पता मिल जाता है रेंज के मुकाबले मेजर ऑफ डिस्पर्जन का. तो वाइल रेंज डिपेंड्स अपॉन जस्ट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज, IQR इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मिडिल 50% ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा सेट. हेंस IQR इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव मेजर दैन रेंज. और सिंपल कैसे निकाला? IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1. और मतलब ये है कि या तो आपको डेटा दिया सकता है और क्वार्टाइल कैलकुलेट करके निकालना हो सकता है, या फिर सिंपल सा ये क्वेश्चन अगर है गिवन दैट फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज 64, Q3 इज 137.5, सपोज फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज. सो नाउ IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, 137.5 माइनस 64, तो ये कितना हो गया? 36 उधर हो गया, 37, 36 एंड 37, 73.5. So simple, this is the measure of interquartile range, this is the value of interquartile range 73.5. तो इस तरीके से ये दो मेज़र जो ये सिंपलेस्ट मेज़र्स हैं, ये हम लोग ऐसे देख रहे हैं, और इसके बेसिस पर अब ये जो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए हम लोग को आगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना होगा. तो दिस इज़ अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड रेंज. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with another topic. Thank you.